हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कार्ल मार्क्स का इतिहास का जो उन्होंने सिद्धांत दिया है, भौतिकवादी या आर्थिक नियतिवादी या इसके अलावा जो इसके और भी नाम हैं, उन सबको अलग अलग नामों से जानते हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, उन्होंने इतिहास की व्याख्या की है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या की है और वो भी भौतिकवादी व्याख्या की है। भौतिकवादी से क्या मतलब है? भौतिकवादी से मतलब है कि उन्होंने इतिहास का जो वर्णन किया है वो इस आधार पर किया है कि इतिहास में जो उत्पादन के जो साधन हैं, यानी कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, उत्पादन के साधन मतलब जैसे कि भूमि, जैसे कि कंपनियां, जैसे कि फैक्ट्री, जैसे कि दास किसके अंडर में थे, किसके पास थे, कौन मालिक था, कौन गुलाम था, कौन मजदूर था, कौन मालिक था, ठीक है। इस बेस पे इन्होंने अपनी एक इतिहास की व्याख्या की है, जिसे हम इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या आर्थिक व्याख्या या ऐतिहासिक भौतिकवाद या आर्थिक नियतिवाद भी कहते हैं, ठीक है। मार्क्स ने यह व्याख्या किस लिए की है? मार्क्स ने यह व्याख्या अपने जो उसके सिद्धांत हैं, क्या पूंजीवाद का विरोध, जो करना चाहता है पूंजीवाद का विरोध, उसके लिए उसने ये व्याख्या की है कि पूंजीवाद का विरोध हमें क्यों करना है, ठीक है। वो ये साबित करना चाहता है कि जो आज के टाइम पे जो व्यवस्था है पूंजीवाद, उसके टाइम पे जो व्यवस्था थी पूंजीवाद की, बोला कि इस व्यवस्था को क्यों उखाड़ फेंकना चाहिए, क्यों ये शोषण पर आधारित है। तो इस बात को इसने बताया है अपने इस आर्थिक व्याख्या में। उसने बताने की कोशिश करी है कि किस प्रकार समाज का विकास होता है। वह कहता है कि समाज, अतीत में समाज किस प्रकार का था, जब प्राचीन उस अवस्था में जब व्यक्ति आदि मानव था, वो आदि मानव से लेके उस काल से लेके प्रेजेंट टाइम तक, एट प्रेजेंट टाइम तक, और इससे आगे 6 स्टेजेस में बांटता है। वह कहता है कि आदि काल उत्पादन के साधनों के आधार पर मार्क्स इतिहास को 6 भागों में बांटता है। पूरे इतिहास को, संपूर्ण इतिहास को, अब तक के और आगे आने वाले टाइम को किसमें बांटता है? 6 भागों में बांटता है। और ये कब से स्टार्ट करता है इतिहास को? ये स्टार्ट करता है आदिकाल से, आदिम साम्यवादी युग से, आदि मानव के युग से। साम्यवादी का मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब साम्यवादी का ये है कि किसी की निजी प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति नहीं थी, परिवार और संपत्ति नामक चीज नहीं थी। परिवार और संपत्ति, परिवार और संपत्ति साम्यवादी युग में नहीं थी, किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी इसमें साम्यवादी युग में। तो वो उस स्टेज से बात करता है आदि मानव वाले टाइम में, जहां पर किसी के कोई परिवार नहीं था, कोई किसी की फैमिली नहीं थी। उस स्टेज की बात करता है कि हम वहां से चलेंगे और पूंजीवादी युग तक आएंगे पहले, क्योंकि पूंजीवादी युग कौन सा है जिसमें कार्ल मार्क्स जी रहा है, ठीक है, वो पूंजीवादी युग है। और फिर उसके आगे की 2 स्टेजेस के बारे में भी बताता है कि अब पूंजीवाद है तो इसको इसके बाद कौन सी स्टेज आएगी। वो कहता है कि जो इतिहास है इसकी अब तक की 4 स्टेज है और 2 आगे आएंगी। टोटल कितनी है? टोटल ये 6 हो जाएंगी, इसको मिला के टोटल 6 स्टेज हो जाएंगी। इतिहास की व्याख्या 6 चरणों में वो करता है। वो कहता है कि देखो, सबसे पहला जो युग था वो आदिम साम्यवादी युग था। और इस युग में क्या था? इस युग में ना तो परिवार था और ना ही लोगों के पास संपत्ति थी। लोग इकट्ठा रहते थे और इकट्ठा ही लोग एकांकी रहते थे और एकांकी जीवन व्यतीत करते थे। और जो उस टाइम पे उत्पादन के साधन थे, उत्पादन के साधन उस समय क्या थे? उत्पादन के साधन थे उस समय, देखिए, पेड़ पौधे, ठीक है, और तालाबों से मछली, तालाब से मछली मिल जाती थी,
ठीक है। तो ये क्या थे, ये किसी के पर्सनल नहीं थे, इनमें सभी जाके फल खा सकते थे, मछलियां पकड़ सकते थे तालाब से, और उत्पादन के जो साधनों और गिने जा सकते हैं, जैसे कि फल तोड़ने के लिए पत्थर, और तालाब से मछली पकड़ने के लिए कोई लकड़ी, ठीक है। तो उस पे किसी का एकाधिकार नहीं था। हमें अगर मान लीजिए उस टाइम पे शिकार करके आदमी खाता था, मान लीजिए उस टाइम पे एक पत्थर मारा खरगोश को, और खरगोश उस टाइम पे मर जाता है और वो उसे उठा के खा लेता है, तो वो पत्थर थोड़ी साथ में ले जाएगा भाई, पत्थर से उसने मारा उसको, पत्थर का एक प्रकार का उसका साधन हो गया उत्पादन का, कि पत्थर से मारूंगा और मेरे को खरगोश मिल जाएगा, मैं खा लूंगा, ठीक है। तो वो पत्थर थोड़ी ले जाऊंगा, खरगोश ले जाऊंगा। अब कोई दूसरा आएगा, उसे दूसरा खरगोश दिखा और उसे वो पत्थर दिखा, तो ऐसा नहीं कि वो उस पत्थर को नहीं उठाएगा कि नहीं ये तो उसका है, क्यों, वो किसी का नहीं है, वो तो सबका है। तो वो पत्थर को उठाएगा, वो भी मारेगा उसे, और वो भी अपना खरगोश ले जाएगा, पत्थर वहीं छोड़ जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा सब ऐसे करेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है उस टाइम पे उत्पादन के जो साधन थे उन पर किसी का एकाधिकार नहीं था, सब उससे अपना अपना शिकार करते और खाते और मस्त रहते। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा है उसने, ऐसी स्थिति को कहा है उसने आदिम साम्यवादी युग, जहां पर उत्पादन के साधनों पर सभी का बराबर का अधिकार होता था। कहता है कि ये विकास की एक प्रक्रिया है, बोला आदमी विकास कर रहा है, धीरे धीरे आदमी का विकास हो रहा है। तो इतिहास में भी क्या है, इसके बाद नेक्स्ट चरण आया, जब आदमी क्या नाम है कृषि करना सीख गया, आग जलाना सीख गया और कृषि करना सीख गया, तो युग आदिम युग कन्वर्ट हो गया किसमें, दास युग में। दास युग में कैसे, दास युग में कैसे हुआ, देखिए इसमें होता क्या है, एक फिक्शन में जाता है, एक मिथ्या में जाता है, एक सोच में जाता है। वो कहता है कि देखो आदि मानव वाली स्थिति में ये हुआ होगा कि कुछ लोग शिकार कर रहे होंगे, और शिकार करते करते उन्होंने बहुत देर में एक शिकार को पकड़ा, लेकिन वो सबके लिए पर्याप्त नहीं था। तो उन्होंने क्या काम करा, मान लीजिए वो 50 लोग थे, उन 50 लोगों में से उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अभी ये पर्याप्त नहीं है हमारे सबके लिए, हम और शिकार करते हैं। पर अगर और शिकार करने सभी लोग चले जाएंगे तो ये शिकार को कोई और आके खा लेगा या ये भाग जाएगा। तो ऐसा करो 5-10 लोग इसकी रक्षा करो, बाकी के 30-40 लोग और दूसरा शिकार ढूंढ कर लाते हैं। तो वो और शिकार ढूंढने में चले गए, और शिकार ढूंढने में चले गए, तो वो थक के वापस आए। जब वापस आए उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो जो 10 लोग हम छोड़कर गए थे या 5 लोग हम छोड़कर गए थे, उन्होंने वो शिकार खा लिया और उनका पेट भर गया और वो तंदुरुस्त है, इस टाइम फिट है। और वो लोग थके हुए हैं, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है हिलने डुलने की भी, बस उन्हें खाना चाहिए। पर अब उनके लिए खाना उन्होंने देने से मना कर दिया उनके हिस्से का, वो क्योंकि वो खा चुके और थोड़ा बचा है जो भी नहीं दे रहे हैं। अब वो लड़ने आए हैं उनसे, तो उनमें लड़ने की भी ताकत नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत भूख से बिलख रहे हैं, उनके पास लड़ने की भी ताकत नहीं है। तो जिन लोगों ने खाना खा रखा है 10 लोगों ने, वो बहुत इस टाइम ताकतवर है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें खाना दे देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे लिए रोज शिकार पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा। तो उन्होंने इस बात पे सहमति कर ली और उनको वो शिकार थोड़ा सा खाने के लिए दे दिया, और इतना ही दिया कि बस उसका पेट भर सके, इतना नहीं कि वो युद्ध कर सके, लड़ाई कर सके। तो वो रोज ऐसा ही करते रहे थे उसके लिए, और इस प्रकार से वो एक प्रकार से उनके गुलाम हो गए। इस प्रकार से एक दास प्रथा का वो इजाद होना मानता है अपने हिसाब से। तो वो कहता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दास युग में। दास युग में क्या होता है, दास युग में 2 वर्ग होते हैं। दास युग में 2 वर्ग होते हैं। देखिए सामंत युग में कोई वर्ग नहीं होता, समाज के सभी वर्गों का अधिकार होता है उत्पादन के साधनों पर, और कोई वर्ग नहीं होता, सब लोग बराबर होते हैं। अब कहता है दास युग, दास युग में जाता है तो इसमें जो उत्पादन के जो साधन होते हैं उनके ऊपर किसका कंट्रोल होता है, स्वामियों का। यानी कि अब वो स्वामी आपको एक तरीके से पत्थर दे रहे हैं, जाओ शिकार करके आओ। तो इस प्रकार से उत्पादन के साधन भी बदलते रहते हैं यहाँ पर, और ठीक है। अब उत्पादन के साधनों में यहाँ पर क्या हो गए हैं, क्योंकि लोगों ने कृषि करना सीख लिया है, तो अब जो जमीनें हैं वो किसके पास हो गई हैं, स्वामियों के पास। क्योंकि यहाँ पर उत्पादन के जो साधन है, दूसरी स्टेज में उत्पादन के जो साधन है वो बदल गए हैं। यहाँ पर पत्थर हुआ करते थे, मछली हुआ करते थे, पेड़ पौधे हुआ करते थे। तो यहाँ पर क्या हो गया उत्पादन के साधन, यहाँ पर हो गई हैं एक प्रकार से मान लीजिए जमीनें, ठीक है। अब इन जमीनों पर स्वामी अपने दासों से काम करवाते हैं, अपने दासों से सेवा करवाते हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दास बना लिए थे पहले स्टेज में, तो ये जो वर्ग है इसमें कन्वर्ट हो गया था फिर ये वाला दास और स्वामी युग में। तो यहाँ पर दो वर्ग बन गए थे, दास का और स्वामी का। ठीक है, दास स्वामी का शोषण करता था। फिर आती है तीसरी स्टेज, ये होता है सामंत युग। इसमें क्या होता है, इसमें जो दास हैं, इसमें जो दास हैं ये अपनी दासता से मुक्त हो जाते हैं। इस वाली कंडीशन में दासता से मुक्त हो जाते हैं और वो दास की जगह क्या बन जाते हैं, किसान बन जाते हैं। और जो स्वामी होते हैं वो एक प्रकार से बड़े बड़े सामंत बन जाते हैं। ठीक है, ये कृषक दास तो नहीं रहे अब, लेकिन इनकी स्थिति अब भी दास जैसी ही है। ये सामंत के चुंगल में फंसे हुए हैं, सामंत की जमीनों पर ये खेती करते हैं और कुछ अनाज का एक हिस्सा रख के बाकी का सारा सामंत को दे देते हैं। तो यहाँ भी दो वर्ग होते हैं, सामंत और कृषक, और इन दोनों में आपस में विरोध चलता रहता है। ये ज्यादा अपना हक चाहते हैं और ये ज्यादा हक चाहते हैं अपना, ये ज्यादा हिस्सा चाहते हैं और ये कम देना चाहते हैं। यहाँ पर भी दास और स्वामी में एक संघर्ष चल रहा होता है। स्वामी उनसे दासों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और अपने हमेशा दास बना के रखना चाहता है, और यहाँ पर दास आजाद होना चाहते हैं, वो आजाद हो जाते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में, सामंत युग में। ठीक है, और सामंत युग में उत्पादन के साधन क्या है, सामंत युग में भी उत्पादन के साधन जमीनें ही है। नेक्स्ट आ जाता है पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग में क्या होता है, पूंजीपतियों के पास सारे उत्पादन के साधन होते हैं, यानी कि पूंजीवादी युग में फैक्ट्री और कंपनी, मशीनें, ये सब आ जाती हैं। फैक्ट्री, कंपनियां, मशीनें, ये क्या है, उत्पादन के साधन है इस वाली सिचुएशन में। पूंजीवादी युग में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, और उन सबके मालिक कौन होते हैं, पूंजीपति, पैसे वाले लोग। ठीक है, और इस सिचुएशन में दो वर्ग बनते हैं, एक तो पूंजीपति जो कंपनियों के मालिक हैं, और दूसरे मजदूर वर्ग जो उन कंपनियों में काम करते हैं। पूंजीपति ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है और मजदूर ज्यादा मेहनत चाहता है, ज्यादा पैसा चाहता है, मेहनताना चाहता है। इसलिए दोनों के अंदर विरोध देखने को मिलता है। मैंने बताया था ना वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तो वो कहता है इतिहास के हर स्टेज में दो वर्ग रहे हैं ज्यादातर स्टेज में, और उनमें आपस में संघर्ष बना रहा है। तो यहाँ पे वही संघर्ष है। नेक्स्ट वो कहता है कि जो पूंजीवादी जो अवस्था है, बोला है इसके बाद क्या होगा, क्योंकि पूंजीवादी अवस्था तो उस टाइम की अवस्था है जब कार्ल मार्क्स के टाइम की जो सब अवस्था थी वो थी पूंजीवाद। वो कहता है कि ये पूंजीवादी अवस्था बदल जाएगी कुछ दिनों बाद। क्यों? क्योंकि पूंजीपति इतनी सारी फैक्ट्रियां लगाएंगे एक ही जगह पे इकट्ठे होके कि वहां पर बहुत सारे मजदूर इकट्ठे हो जाएंगे, और बहुत सारे मजदूर जब इकट्ठे हो जाएंगे तो कभी ना कभी वो क्रांति करेंगे। उस क्रांति को क्या नाम दिया गया है, सर्वहारा वर्ग की क्रांति। सर्वहारा वर्ग किसे कहा गया है, मजदूर को। ठीक है, सर्वहारा वर्ग किसको कहा गया है, मजदूर को। तो मजदूरों की क्रांति होगी, पूंजीवादी युग के बाद क्या होगी, मजदूरों की क्रांति होगी, और मजदूर किस पे अधिकार कर लेंगे, उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लेंगे जब वो क्रांति करेंगे, और पूंजीपति वर्ग को खत्म कर देंगे। और मजदूर और जो पूंजीपति जो वर्ग होगा जिसके बीच में जो क्रांति होगी, यहाँ पर वर्ग जरूर दो होंगे, लेकिन इस पूंजीपति वर्ग को खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल बचे हुए पूंजीपतियों को भी। और फिर स्थापना होगी नेक्स्ट स्टेज में साम्यवाद की। किसकी स्थापना होगी, साम्यवाद की, यानी कि जिस साम्यवादी समाज की स्टार्टिंग में जो शुरुआत थी, और उस साम्यवादी अवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज के सभी वर्गों का या सभी लोगों का, वर्ग तो थे ही नहीं, तो सभी लोगों का समान अधिकार था साम्यवादी अवस्था में। तो कहता है कि ऐसी ही साम्यवादी अवस्था हमें अब फिर से लानी है, क्रांति के जरिए आएगी। सर्वहारा वर्ग की क्रांति होगी और पूंजीपतियों की सभी संपत्तियों को छीन लिया जाएगा, उन पे सर्वहारा वर्ग का कब्जा हो जाएगा, मजदूरों का कब्जा हो जाएगा, और फिर साम्यवाद की स्थापना होगी कुछ दिनों बाद। और साम्यवाद की जब स्थापना होगी तो उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होगा। जब साम्यवाद की स्थापना होगी तो उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होगा, और इसमें कोई वर्ग नहीं होगा। पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर दिया जाएगा, और सभी क्या होंगे, एक प्रकार से सभी होंगे, एक प्रकार से श्रमिक होंगे।
ठीक है। तो ये वर्गविहीन समाज होगा, इसमें कोई दो वर्ग नहीं होंगे, सिर्फ एक ही वर्ग होगा और वो होगा श्रमिक। कोई मालिक नहीं होगा, सबके सब मजदूर होंगे, सबके सब काम करेंगे और उनको उनकी जरूरत और उनके काम के हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। वो कोई किसी का मालिक नहीं होगा, सारे मालिक खत्म किए जाएंगे, वो सब श्रमिक बन जाएंगे। तो एक प्रकार से ये वर्गविहीन समाज होगा। कौन सा? साम्यवादी समाज। वो कहता है ये छठवीं स्टेज होगी। पहली स्टेज आदिम साम्यवादी युग की होगी, दूसरी स्टेज दास युग की थी, तीसरी साम्यवादी युग की थी, चौथी पूंजीवादी युग की थी और पांचवी सर्वहारा वर्ग का क्रांति का युग भी आएगा बीच में थोड़े से दिनों के लिए। ये संक्रमणकालीन अवस्था होगी साम्यवाद की स्थापना करने के लिए। कुछ दिनों बाद ये खत्म हो जाएगी और क्या सिचुएशन आ जाएगी? साम्यवाद की स्थिति आ जाएगी। और जो साम्यवाद है उसके आगे वह किसी स्टेज का वर्णन नहीं करता है। कहते हैं जब ये साम्यवाद स्थापित हो जाएगा तभी क्या स्थापित होगा? न्याय स्थापित होगा। न्याय क्यों स्थापित होगा? वो कहता है कि जो शोषण अभी तक हो रहा है, जो शोषण हो रहा है पूंजीपतियों के द्वारा, ये शोषण समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर कोई मालिक ही नहीं होगा तो शोषण कैसे होगा? वो कहता है कि हर स्टेज में जहां पर दो वर्ग रहे हैं वहां पर एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। कहते हैं स्वामी दास का करते थे, सामंत किसानों का करते थे, पूंजीपति मजदूरों का करते थे। बोले जब ये एक वर्ग होगा, साम्यवाद में सिर्फ एक ही वर्ग रह जाएगा या कोई वर्ग नहीं होगा, सिर्फ सभी श्रमिक हो जाएंगे और कोई वर्ग नहीं होगा, वर्गविहीन समाज होगा। तो बोले न्याय स्थापित होगा। क्यों? क्योंकि कोई वर्ग ही नहीं है दूसरे वर्ग का शोषण करने के लिए। इसलिए ये व्यवस्था क्या होगी? न्यायप्रिय व्यवस्था होगी। और साम्यवाद को है एक आदर्शवादी समाज मानता है। कहता है साम्यवाद की जब स्थापना होगी तभी मैं चैन से बैठूंगा और वह पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए पूरा दृढ़ संकल्पित है। यह था आपका इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का वर्णन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।